नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बीसीएस फाउंडेशन पे। आज समान विज्ञान का क्लास नंबर तीसरा है और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सीजन में 20 प्रश्न होंगे साइंस से। तो साइंस से कितना महत्वपूर्ण यानी 60 नंबर का सिर्फ साइंस रहेगा। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा क्योंकि क्लास रेगुलर वे में चलने वाली है। चलिए आज का पहला प्रश्न जानने से पहले जानिए कि किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस फाउंडेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको यह मिल जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का क्या अध्ययन किया जाता है कहलाती है। बताइए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? यह कहलाती है साइटोलॉजी। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि कोशिका की मौलिक कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक के कोशिका विज्ञान के जनक कहलाते हैं। इन्होंने कोशिका को खोजा था, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? इसको जनक बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को। चलिए अगला दूसरा सवाल है कि जीवों के वर्गीकरण की 5 अवस्था अवधारणा दी गई थी। जो जीवों के वर्गीकरण की जो 5 अवस्था है, जो भाग है, की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? बताइए, ये जो अवधारणा है ना, ये दिया गया था रॉबर्ट व्हिटकर के द्वारा। यह अवधारणा दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि सिस्टेमा नेचुरई में कार्ल लिनियस द्वारा वर्गीकृत पादप तथा जंतु जगत के स्थान पर रॉबर्ट हॉर्डिंग व्हिटकर जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी पादप पारिस्थितिकीविद थे, इन्हें जीवों को 5 भागों में बांटा। कौन कौन था? पहला मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा कवक जगत, चौथा पादप जगत व पांचवा जंतु जगत में वर्गीकृत करने की अवधारणा 1969 में प्रस्तुत किसने किया था? रॉबर्ट हॉर्डिंग व्हिटकर। जो 5 भागों में कौन कौन था? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत में। वह कब किया था? 1969 में। चलिए अगला सवाल है कि जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण है? पूछा है कि जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण है? तो बताइए किस जगत का उदाहरण है? ये जो है ना आपका मोनेरा जगत के। किस जगत के? मोनेरा जगत के। पिछला प्रश्न में क्या आप देखे थे? मोनेरा जगत किसका पार्ट था? ये एक किसने रॉबर्ट व्हिटकर के द्वारा यह खोजा गया था, 5 भागों में बांटा गया था, उसी का एक भाग मोनेरा भी था। इसमें पूछा है कि जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा किस जगत के उदाहरण है? तो मोनेरा जगत के यह उदाहरण है। इसके बारे में जानते हैं कि जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा जगत के जीवों के उदाहरण है। इसमें बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन के साथ एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। चलिए अगला सवाल, रेजिन किससे प्राप्त होता है? बताइए, रेजिन किससे प्राप्त होता है? बताइएगा आप लोग। तो रेजिन जो है ना भाई साहब, ये प्राप्त होता है आपका शंकुधारी वन से। रेजिन प्राप्त होता है, याद रखेंगे, शंकुधारी वन से रेजिन प्राप्त होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि कोई प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक जो अक्रिस्टलीकृत या श्यानता द्रवी होता है रेजिन कहलाता है। क्या बोला है कि कोई प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक जो अक्रिस्टलीकृत या श्यानता द्रवी होता है रेजिन कहलाता है। ये पौधों को स्राव से बनते हैं, ये पौधे के स्राव से बनते हैं और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं किंतु जल में नहीं। किसमें घुलनशील होते हैं? कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है लेकिन जल में नहीं। अधिकांशतः रेजिन शंकुधारी वनों के पेड़ों के स्राव से होता है और जिसे पाइन और देवदार में यह होता है अधिकतर। अगला सवाल है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? जो बीसीजी का टीका पड़ता है नवजात शिशु को, वो कब दिया जाता है? याद है कुछ? बताइए। ये जो है ना,
ये दिया जाता है आपका 48 घंटे के अंदर इसको दिया जाता है। कब दिया जाता है? 48 घंटे के अंदर इसको दिया जाता है। बीसीजी का टीका तपेदिक के जीवाणु के खिलाफ कार्य करती है। यह एक जीवित जीवाणु का टीका है जो नवजात बच्चों के जन्म के 48 घंटे के अंदर यह दिया जाता है। अगला सवाल कि गांठ युक्त जड़ें सामान्यतः किस पौधे में पाई जाती है? बताइए, गांठ युक्त जड़ें सामान्यतः किस पौधे में पाई जाती है? तो बताइएगा आप लोग। ये जो है ना गांठ युक्त जड़ें, यह पाया जाता है दलहन पौधे में। यह पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? दलहन पौधे में यह पाया जाता है। चलिए अगला इसको देखते हैं कि गांठ युक्त जड़ें सहजीवी के कारण होती है। किसके कारण होती है? गांठ युक्त जो होती है सहजीवी के कारण होती है। कोशिकाओं की वृद्धि के कारण गांठों का निर्माण होता है। यह अधिकांशतः दलहन पौधे में सहजीवी संबंध बना के रहते हैं और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं। किसमें? नाइट्रोजन के जो स्थिरीकरण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे मटर, फली, चना इत्यादि सब क्या है? ये सब इसमें गांठ होता है। अगला सवाल है कि हरित उर्वरक किसके अपघटन से प्राप्त किया जाता है? हरित उर्वरक जो है किसके अपघटन से प्राप्त किया जाता है? तो बताइए। जो है ना हरित उर्वरक, ये हरे फलदार पौधों के अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जान जाइए कि हरित उर्वरक हरे फलदार पौधों के साथ अपघटन करके बनाया जाता है। फलीदार पौधे की गांठ युक्त जड़ें जैसे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइबोजियम, ब्रेडरी राइबोजियम, एजोस्प्रिलियम की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ठीक है, यह हरित उर्वरक जैविक कृषि खेती में भूमि की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? ये भूमि की उर्वरता में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? सोचिए, दूसरा का भोजन चोरी करने के लिए ये आवाज निकालता है कि कौन सा है ये? ये जो है ना, ये कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा डोंगो। कोई डोंगो क्या है? देखिए आगे देखते हैं। डोंगो अथवा मुजंगा डिक्रीडी 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 फूकुल उपकुल कुल के उपकुल डिक्रीमी से संबंधित पक्षी है। तो नामो जो ऐसा है ना कि क्या बोले, जो काले गहरे धूसर रंग के होते हैं, इनका जो आहार है वो छोटे मोटे कीड़े होते हैं। इसका जो क्या आहार, तो छोटे मोटे कीड़े होते हैं जिनको उड़ते हुए अथवा भूमि पर चलते हुए पकड़ लेता है। क्या करता है? जब उड़ता है कोई चलता है तो क्या फट से पकड़ लेता है। कभी कभी भोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले अन्य पक्षियों पर आक्रामक हो जाता है और कभी कभी अन्य पक्षियों की आवाज की नकल कर उनका भोजन चुरा लेता है। कौन? डोंगो अथवा मुजंगा डिक्रीडी। याद रखिएगा, नमो ऑप्शन है कि आपको चल जाएगा ऑप्शन। इनमें से कौन विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? कुछ बताइए। इनमें से कौन जो है कि विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? कौन है? मांस है, घृत है, पीली उजरदी है, ताजी सब्जियां। ये ताजी सब्जियां है जो ना, ये विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। चलिए इसके बारे में जानिए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। यह लैंगिक ग्रंथि की सामान्य गतिविधि और पुरुषों में प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करने में मदद करता है। विटामिन ई की कमी से महिलाओं में गर्भपात व नवजात शिशु में हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। देखिए, इसकी कमी से महिलाओं में हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन ई के अच्छे स्रोत ताजी सब्जियां, फल, सूखे मेवे एवं बीज होते हैं। चलिए अगला सवाल है कि एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो बताइए। ये होता है आपका अग्नाशय के द्वारा। एंजाइम लाइपेज शरीर के अंग से निर्मित होता है। लाइपेज अग्नाशय द्वारा निर्मित प्रोटीन का प्रकार है। कौन? लाइपेज, जो वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला सवाल है कि सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती की संख्या कितनी है? बताइए। आरबीसी जो है सामान्य वयस्क में
की गिनती की संख्या कितना है ये? एक जो है ना 5.5 मिलियन लाख इनकी संख्या है, याद रखिएगा 5.5। वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 5 लीटर रक्त में 5.5 लाख तथा महिलाओं में इनकी संख्या 4 से 5 लाख होती है। लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन वहन करती है, जिससे आगे की तरफ 4 अणु ऑक्सीजन तथा 4 अणु हीमो के साथ होते हैं। प्रत्येक मानव में लाल रक्त कोशिका का लगभग 270 लाख हीमोग्लोबिन के अणु युक्त होती है। बताइए, सोचिए 270 लाख। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आनुवांशिक बीमारी कौन सी है? बताइए, आनुवांशिक बीमारी कौन सी है? तो कौन सी है? ए है डाउन सिंड्रोम, जो है ना एक तरह का आनुवांशिक बीमारी है। चलिए इसके बारे में जानिए कि आनुवांशिक बीमारी गुणसूत्री विपथन के कारण हो जाता है। क्या होता है? गुणसूत्र में आगे पीछे हो जाता है, तो इसके कारण हो जाता है। गुणसूत्र की संख्या 21 के मतलब त्रिगुण के कारण, यानी ट्राइसोमस को बोलते हैं। मतलब गुणसूत्र संख्या 21 में अगर ट्राइसोमा हो जाएगा तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। गुणसूत्र संख्या 21 जो है इस चेहरे की बनावट के लिए जिम्मेदार है। याद रखिए, गुणसूत्र 21 में अगर कोई गड़बड़ी हो गया तो मतलब थोड़ा चेहरा वो खराब हो जाएगा। यदि वस्तु एक सतह पर खिसकती हो तो उनकी गति के विरुद्ध लगने वाला बल कहलाता है। यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती है तो उनकी गति में विरुद्ध लगने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है घर्षण बल। कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु अथवा सतह पर सरकती है तो उनके बीच उत्पन्न घर्षण उसकी गति को अवरुद्ध करती है। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा? याद है कुछ? ये तो बहुत पहले पढ़े भी होंगे कि पृथ्वी के किस बिंदु पर वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो उत्तरी ध्रुव पर जो है ना ये पृथ्वी का जो वस्तु का भार अधिकतम होता है। जिस प्रकार पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण पृथ्वी से दूरी के विपरीत समानुपाती होता है। क्या होता है? त्वरण जो है पृथ्वी से दूरी के विपरीत समानुपाती होता है और साथ ही उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की अपेक्षा ज्यादा चपटा। जैसे कि ये आपका पृथ्वी है, अगर ये भूमध्य रेखा मान लिए तो एक थोड़ा सा क्या है, ज्यादा चपटा है, ये थोड़ा कम, इसीलिए वहां पे ज्यादा मतलब क्या होता है, यहाँ पर वस्तु का भार अधिकतम होता है। से पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है और इसलिए उत्तरी ध्रुव वस्तु का भार अधिकतम होता है, वहां त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है। बताइए, घड़ी के स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। इसके बारे में जानिए कि स्थितिज ऊर्जा एक संरक्षित ऊर्जा है जो वस्तु की स्थिति और उसकी विशिष्टता पर निर्भर करती है। अतः घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा एक संरक्षित ऊर्जा है जो वस्तु की स्थिति और उसकी विशिष्टता पर निर्भर करती है। अतः घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला सवाल। तेल की बूंदें जल पर फैल जाती है, क्यों? अगर आप तेल पर डालिए, तेल की जो बूंद है वो जल पर डालिएगा तो ऐसे से फैल जाएगा। क्यों फैल जाता है ये फैल जाता है क्या? इसका जो होता है तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। तेल का जो पृष्ठीय तनाव है वह जल से कम होता है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि तेल का पृष्ठीय तनाव तनाव से न्यूनतम होता है, इसलिए जल का अपेक्षा वृहद ध्रुव क्षेत्र में यह फैल जाता है। अगला सवाल है कि किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाले सूर्य की किरणें क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? सूर्य की किरणें, ये जो सूर्य की किरणें है ना ये प्रकिरणित हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रकिरणित हो जाती है सूर्य की किरणें। चलिए इसके बारे में जानिए कि जब सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ती है तो लंबे तरंगदैर्घ्य वाले रंग से लाल, नारंगी, पीले
ये सब क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाते हैं तथा कम तरंग दैर्ध्य जैसे कि रंग वाले परिकीर्णित हो जाते हैं। इसे समुद्र नीले रंग यानी कम तरंग दैर्ध्य का प्रतीत होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती, बताइए। पूछा है कि इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, विद्युत चुम्बकीय। पूछा है कि इनमें से तरंग जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती, किसका तरंग? ये जो है ना भाई साहब, ये ध्वनि का तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इस प्रकार तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस प्रकार की तरंगों के संचरण निर्वात में नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? निर्वात में नहीं हो सकती। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से किस एक के लिए डायोड्स का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? पूछा है निम्नांकित में से किस एक के लिए डायोड का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो बताइए। ये किया जाता है आपका दिष्ट कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, दिष्ट कार्य। डायोड की प्रवृत्ति होती है कि यह विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। क्या है इसका? डायोड की प्रवृत्ति होती है कि यह विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है, किंतु दूसरी दिशा से आने वाली विद्युत धारा को पास करने नहीं देता है, अर्थात अवरुद्ध कर, क्या करता है? अवरुद्ध कर देता है। इसीलिए इसका प्रयोग दिष्ट कारक के रूप में होता है। चलिए अगला सवाल। जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे आमतौर पर मॉडल कहते हैं, बताइए। जे थॉमसन के द्वारा एक मॉडल प्रस्तावित किया गया, उसको कौन सा मॉडल कहते हैं? उसको बोलते हैं प्लम और पुडिंग मॉडल कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इसके बारे में जानिए कि जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किया गया एक परमाणु गोलाकार आकृति में होता है। इसमें धनावेश समान रूप में वितरित होता है, इलेक्ट्रॉन इसी में सन्निहित होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसी में सन्निहित होता है। और इस मॉडल को प्लम और पुडिंग मॉडल या रेजिन मॉडल या तरबूज मॉडल कहते हैं। तरबूज इसलिए कहते हैं, जैसे होता है तरबूज, तो इसी में होता है दाना, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें होते हैं। टिंडल प्रभाव निम्न के कारण है। जो टिंडल प्रभाव होता है ना, टिंडल प्रभाव किसके कारण है? टिंडल प्रभाव, ये टिंडल प्रभाव आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, टिंडल प्रभाव। इसके बारे में जानिए कि टिंडल प्रभाव किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कण उनसे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। यह प्रभाव ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसकी सर्वप्रथम व्याख्या भौतिक शास्त्री जॉन टिंडल ने की थी। इसकी कौन व्याख्या किया था? जॉन टिंडल ने। अगला सवाल, परमाणु की उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु की उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं कक्षक प्रोटॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षक प्रोटॉन कहलाते हैं। अगला सवाल, परमाणु की उच्च ऊर्जा अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अथवा परमाणु की बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। केवल यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध में भाग लेते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा गुणधर्म ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से संबंधित नहीं है? पूछा है निम्न में से कौन सा गुणधर्म ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से संबंधित नहीं है, तो कौन सा? इसमें हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है, ये जो है ना ये संबंधित नहीं है। बाकी ये मतलब सही आंसर हो गया, सही नहीं पूछा था ना। बाकी इसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है बिल्कुल, इसमें इलेक्ट्रॉन का दान होता है बिल्कुल, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है बिल्कुल, यानी कि ये तीनों सही है, लेकिन नहीं पूछा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का जोड़ना एक अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, वही हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, याद रखिए। अगला सवाल है कि वह क्षार जिसका प्रयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है, वह क्षार जिसका
प्रयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है ना, इसका प्रयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अम्लनाशक एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस अम्ल की क्षारीय प्रकृति उदर की अम्लता को उदासीन या दूर कर देती है अथवा अपच पेट की जलन से उपचारात्मक राहत प्रदान करती है। क्या करती है? ये अपच पेट की जलन से उपचारात्मक राहत प्रदान करती है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बल्ब में निम्न से किस गैस का प्रयोग होता है? बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है? तो बताइए। ये प्रयोग होता है आर्गन गैस का। किसका? आर्गन गैस का प्रयोग होता है बल्ब में। बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक अक्रिय गैस होती है। ये उच्च ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करते। कितना उच्च ताप पर है? अभिक्रिया नहीं करती। चलिए, आज का सवाल कैसा लगा कमेंट में बहुत जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जोहार झारखंड।